जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है 10th क्लास का। आज थर्ड चैप्टर चलेगा। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने यहाँ पर पेयर नहीं लिखा, कोई बात नहीं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, पहले ये समझेंगे। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या चीज है और टू वेरिएबल क्या चीज है, ये दोनों चीज समझेंगे। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, सिर्फ वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होती है। अच्छा, जैसे 3x + 5, ये लीनियर इक्वल टू 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। वेरिएबल कोई कोई सब हो सकता है। 3y + 5 = 0, वेरिएबल ये भी हो सकता है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। जेड भी हो सकता है, वेरिएबल जेड भी हो सकता है। आप वेरिएबल कुछ भी आप ले सकते हो, यानी एनी कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। अब टू वेरिएबल क्या चीज? देखो, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, लीनियर इक्वेशन ये चीज होती है। टू वेरिएबल क्या चीज है? कोई भी लीनियर इक्वेशन है और उसमें कितने वेरिएबल हो? टू वेरिएबल हो। कितनी वेरिएबल हो? टू। जैसे 3x प्लस में 5y प्लस में 7 = 0। यहाँ पर x और y टू वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन, देखो लीनियर इक्वेशन कैसे है? वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, यानी लीनियर इक्वेशन है। ये तो आपको पता चल गया। और यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? टू वेरिएबल है, यानी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी आपकी ऐसी इक्वेशन आएगी। यानी अब पेयर का मतलब ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी? दो इक्वेशन होंगी, टू इक्वेशन होंगी। दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं मैं, 5x प्लस में 9y प्लस में 13 = 0, यानी ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। दोनों की वेरिएबल x x y y, दो वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है। समझ गए? अब ये तो एग्जाम्पल की फॉर्म में, मैं इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखूंगा? जनरल फॉर्म का मतलब जो नॉर्मली फॉर्म में लिखा जाता है वो देखिए। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे लिखते हैं? a1 प्लस b1 प्लस y प्लस z1 = 0। और दूसरी फॉर्म इक्वेशन होती है a2x b2y प्लस z2 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की आपके जनरल फॉर्म किस फॉर्म में लिखते हैं? इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस z1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस z2 = 0। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 z1, सॉरी, a1 a2 b1 b2 z1 z2 आपके क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर लिख देंगे हियर a1 a2 b1 b2, सॉरी c1 आएगा ना, c1 ले लो। abc ले रहे हैं तो c1 ले लो। c1 एंड c2 आर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर z नहीं लेना, c1 ले लेना, ठीक है? तो z मैंने कभी x y z की वजह से z ले लिया, ये c1 आएगा, माई मिस्टेक है, ठीक है? कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, अब समझ में आएगा आपको। देखो, 3x प्लस 5y प्लस में 7 = 0, एक इक्वेशन ये दे दी। दूसरी इक्वेशन 5x प्लस में 2y प्लस में 9 = 0। यहाँ पर मैं a1 a2 की वैल्यू, b1 b2 की वैल्यू, c1 c2, यानी c1 c2 है, c1 c2 की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी? तो देखिए, a1 आपके पास क्या है? 3 है, b1 5 है, c1 7 है, a2 b2 c2, यानी यहाँ पर a1 कितना है? 3 है, a2 कितना है? 5 है, सॉरी 5, हाँ a2 5 है, b1 कितना है? 5 है, b2 कितना है आपका? 2 है, c1 कितना है? 7 है, और c2 कितना है आपके पास? 9 है। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म को फिर एग्जाम्पल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और एग्जाम्पल में a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये चीजें कितनी है, कहाँ है, और इनकी वैल्यू क्या है, ये आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाएंगे आगे का कॉन्सेप्ट। मैं तब तक इंक डाल लेता हूँ, नोट कीजिए फटाफट।
हम्म, देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी लीनियर पेयर ऑफ, ऐसे लिखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये अपना चैप्टर है। अब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया, टू वेरिएबल के बारे में बताया, वहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल के बताई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के आपके कितने तरीके होते हैं, टू मेथड होते हैं। देखो पहला मेथड होता है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड के बाद दूसरा मेथड होता है आपका, जैसे दूसरे मेथड में एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड। अब आपको एलजेब्रिक मेथड भी आना चाहिए इन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का, और ग्राफिकल मेथड भी आना चाहिए। अब ग्राफिकल मेथड में तो आपको 3.1 में आप पढ़ोगे ग्राफिकल मेथड, यानी 3.1 में आप ग्राफिकल मेथड पढ़ोगे, स्टडी करोगे, और 3.2 में और 3.3 में आप एलजेब्रिक मेथड पढ़ोगे। और एलजेब्रिक मेथड के भी पार्ट्स होते हैं, एलजेब्रिक मेथड के भी आपके पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स हैं इसका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहला, और इधर होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब, अरे रे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आपका सेकंड मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्रॉस एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं। ये मेथड आपका लास्ट ईयर की बुक में था, इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी आपको कौन से 2 मेथड पर, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, और यहाँ पर आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन ग्राफिकल मेथड के बारे में समझेंगे, और फिर 3.2 में और 3.3 में अपन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको अगर नोट करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये 3.2 में आएगा, और ये दोनों है ना, ये 3.3 में आएगा, और 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आएगा, यूज होगा। अच्छा अब देखिए ग्राफिकल मेथड कैसे लगते हैं। पहले आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए हल्की सी, ग्राफ क्या चीज है, कैसे ग्राफ का यूज होता है, ये चीजें। अब ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए पहला ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में, आपके पास ग्राफ होना चाहिए। 3.1 में ग्राफ यूज आएगा, तो ग्राफ मेरे पास तो है नहीं, तो मैं यहीं पर ही बनाऊंगा। तो थोड़ा बहुत हल्का सा लाइन जैसे ऐसे जाएगी, ऐसे जा सकती है मेरी, लेकिन आपके पास ग्राफ होगा तो आपके पास एग्जैक्ट होगी, तो आप ग्राफ का यूज लेके करना है। तो 3.1 जब भी क्वेश्चन हो, 3.1 जब भी मैं स्टार्ट करूंगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड क्या है। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए आपके पास। ये ग्राफ है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स डैश एक्सिस होती है, ये आपकी वाई डैश एक्सिस होती है, और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, 9th क्लास में आपने पढ़ोगे, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। एक्स एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आ जाए तो यानी वो प्लस की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आगे चलती रहेंगी, प्लस वाली वैल्यू। वाई एक्सिस है यानी प्लस वाली की वैल्यू बात कराएं, 1 2 3 4 5 6 ये प्लस वाली वैल्यू की बात करें। एक्स डेक्स एक्सिस यानी ये किसकी वैल्यू बात करें, माइनस वाली वैल्यू की, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये आगे चलती रहेगी। वाई डैश यानी माइनस वाली वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। तो और ये बिल्कुल मिड पॉइंट आपका होता है ओरिजिन पॉइंट, जीरो। इस बिल्कुल मिड पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, अब देखो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। अच्छा जी देखो इसको मैं ओ नाम दे रहा हूं, एक्स, ये कौन सा है, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई ये क्वाड्रेंट है। यहां पर क्या है, एक्स डैश
ओ वाई डैश, सॉरी वाई, एक्स डैश ओ वाई, ये आपका सेकंड पार्ट है। ये आपका देखो थर्ड पार्ट, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये आपका थर्ड पार्ट है। और यहाँ पर एक्स ओ वाई डैश, ये आपका फोर्थ पार्ट है। एक चीज नोटिस की होगी, मैंने एक्स एक्स वाले टर्म को पहले लिखा है, ऐसे इसको ऐसे नहीं लिखा, वाई ओ एक्स डैश नहीं लिखा ना, इसको ऐसे नहीं लिखा वाई ओ एक्स, इसको भी ऐसे नहीं लिखा, इसको ऐसे भी नहीं लिखा वाई डैश ओ एक्स, और इसको भी ऐसे नहीं लिखा वाई डैश ओ एक्स। इसको कभी भी अगर आपको ऐसे लिखना हो तो एक्स वाले टर्म को आपको पहले लिखना है और वाई वाले टर्म को आपको बाद में लिखना है। तो मैंने एक्स वाली टर्म पहले लिख रखी है, एक्स वाली टर्म एक्स डैश एक्स ये पहले है और वाई वाली बाद में है आपका। अच्छा जी, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, चौथा अंश। देखो 1 2 3 4 4 पार्ट है ना इसके, तो यानी फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको सॉरी मीनिंग गलत हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीज पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट, इसको एक्स डैश ओ वाई क्वाड्रेंट, इसको एक्स डैश ओ वाई डैश क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं एक्स ओ वाई डैश क्वाड्रेंट। ये चीज आपको पता चल गई। अब कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट अगर कोऑर्डिनेट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, हिंदी में रहने दो, कोऑर्डिनेट देखो पी एक्स वाई है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई। जैसे कोई पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, जैसे मैं बोल दूं कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट 3 4 है। अब 3 4 का मतलब क्या है, यानी एक्स वाली वैल्यू कितनी है 3 है और वाई वैल्यू कितनी, वाई वाली वैल्यू कितनी है 4 है। कभी भी किसी का भी कोऑर्डिनेट बता रहे हो आप, कभी भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहे हो तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमेशा एक्स वाली वैल्यू होगी, स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमेशा एक्स वाली वैल्यू होगी और बाद वाली जो दूसरे नंबर की वैल्यू है वो हमेशा ऑलवेज, यानी ध्यान रखना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑलवेज वो क्या कौन सी होगी, वाई वाली वैल्यू होगी। तो मैंने देखो ये एक्स वाली वैल्यू है और ये वाई वाली वैल्यू है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे मैंने बोल दिया कोई पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट -2 और -5 है, तो एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -5, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा जी, अब एक चीज और देखिए, कोऑर्डिनेट को आपको पता चल गया, तो यहां पर इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे होंगे और इस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, आपको ये बताना है। अब देखो ये क्वाड्रेंट, यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू किसकी है, प्लस की है, यहाँ पर वाई वाली वैल्यू भी किसकी है, प्लस की है, यानी एक्स वाला भी प्लस का होगा, वाई वाला भी प्लस का होगा, यानी कोऑर्डिनेट किसके होंगे, दोनों प्लस के होंगे। समझ गए। इस क्वाड्रेंट की बात कीजिए, यहाँ पर आपको पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, एक्स वाले की वैल्यू और फिर बाद में वाई वाले की वैल्यू। तो एक्स वाला देखो, एक्स वाली टर्म माइनस की है और वाई वाली किसकी है, प्लस की है। तो इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट पहले एक्स माइनस का होगा और वाई प्लस का होगा। अच्छा जी, अब इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं मैं, इस वाले क्वाड्रेंट की, इस वाले पोर्शन की, एक्स वाला भी माइनस में, वाई वाला भी माइनस में, यानी इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों टर्म किस में होगी, माइनस में होंगी। और अब मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो देखो ये क्वाड्रेंट किसके में, एक्स में है, ये क्वाड्रेंट किस में है, वाई में है। अच्छा जी, एक्स वाली किस में है, प्लस में, और वाई वाली किस में है, माइनस में। तो प्लस वाला पहले और माइनस वाला, सॉरी एक्स वाला पहले, एक्स वाला और माइनस सॉरी वाई वाला बाद में। तो एक्स वाला किसका है, प्लस का पहले, और वाई वाला किस में है, माइनस में, माइनस में लिख दिया। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई वैल्यू पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स वाला माइनस को होगा और वाई वाला प्लस का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों माइनस के होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाला प्लस का और वाई वाला माइनस का। अब मैं कोई पॉइंट देता हूं, आप इजीली बता पाओगे वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे। जैसे मैंने कोई पॉइंट दे दिया ए के कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने -2 और 3। अब आपको पता चल गया स्टार्टिंग वाली वैल्यू आपकी x की होती है और बाद वाली वैल्यू आपकी किसकी होती है, y की होती है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, -2, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +3, यानी x माइनस का और y प्लस का। तो
x माइनस का y प्लस का, देखो x माइनस का y प्लस का, यानी ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे जैसे मैंने दोनों को मैं माइनस कर दूं, दोनों को मैं माइनस कर दूं, यानी x वाला भी माइनस और y वाला भी माइनस, यानी ऐसी कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा जी, मैं दोनों प्लस के कर दूं, मैं दोनों प्लस के कर दूं तो x वाला भी प्लस का, y वाला प्लस का, यानी ये पॉइंट अब किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा जी, मैं एक प्लस का कर दूं और एक प्लस का कर दूं और एक माइनस का कर दूं, तो देखो स्टार्टिंग वाला प्लस का और बाद वाला आपका माइनस का है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यानी आपको क्वाड्रेंट ग्राफ के बारे में पता चल गया, ये कंप्लीट ग्राफ है। क्वाड्रेंट के बारे में पता चल गया, क्वाड्रेंट को किस नाम से बोलते हैं ये भी पता चल गया। मिड वाले पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। अच्छा जी, और देखो यहाँ पर आपको पता चल गया क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस की कब होती है, माइनस की कब होती है, कौन से क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू होती है, ये चीज़ भी आपको पता चल गया। ग्राफिकल मेथड आपका यही है, ग्राफिकल मेथड, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको एक छोटी सी चीज़ और बताएंगे और इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आपका। हो गया होगा। अब ग्राफ में कई बार लाइनें कैसे बनेंगी, जैसे ये ग्राफ, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसकी शॉट ले लिया होगा, जैसे ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपका, ये ग्राफ आपका, ठीक है। इस ग्राफ में कई बार कैसी वैल्यू बनेंगी, जैसे एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर कभी लाइन कटेंगी, ये कट गई, कभी कैसे बनेंगी, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, पैरेलल भी चली गई, कट भी गई, ऐसे भी जा सकती है। और कई बार क्या हुआ, जैसे एक तीसरी लाइन जा रही है, जैसे इसको मैं मिटा दूं, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे तीसरी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चली गई, पहली लाइन भी ऐसे चलेगी और दूसरी लाइन भी ऐसे ही चलेगी, तो ग्राफ ऐसे बन सकता है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कब, मतलब ऐसे बनेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जा रही है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, और अगर पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो ये सारी चीज बताने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए क्या है, देखिए अब जैसे आपके पास पता है आपको a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके पास है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या चीज है, इसको समझिए। यहाँ पर आपके तीन केस होंगे, तीन केस होंगे। पहला केस क्या होगा, अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, अगर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 की वैल्यू नॉट इक्वल है, तो यानी वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उसकी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू, जैसे मैं 3x प्लस वाई प्लस में 7, 5x प्लस में 3y प्लस में 9, ये आपका दे रखा है। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, b1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 5 है और b2 की वैल्यू 3 है। अब a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल है, सर ये तो 3/5 और ये 5/3 है, तो दोनों चीजें अलग है, नॉट इक्वल है। तो अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन, यानी ग्राफ में आपकी लाइनें कैसे बनेंगी, ऐसे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो काटेंगी, यानी वो कट करेंगी। कभी भी अगर ये कंडीशन आ जाए तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट का लाइन का मतलब आपकी वो लाइनें कहीं ना कहीं कटेंगी, क्रॉस करेंगी, क्रॉस का साइड से बनाएंगे। अच्छा, ये आपका केस फर्स्ट है। आपका केस सेकंड की बात बताइए, अगर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या होगा आपका इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का मतलब आपकी लाइनें एक दूसरे पर समपाती होंगी, कौन सा लाइन होंगी, यानी कहने का मतलब जैसे पहली लाइन ऐसे जा रही है, अगर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 होगी तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक लाइन आपके पास जा रही है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर जा रही है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर जा रही है। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या था, आपकी लाइनें सिर्फ और सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करे, उसके बाद कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखो इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, कभी भी ये दोबारा काटेंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये लाइनें कभी भी सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट किया, इसके अलावा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं किया। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब जिसके अलावा एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही एक सॉल्यूशन है। कौन सा, जहां पर ये कट कर रही है। अगर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 तीनों इक्वल हो गई, यानी आपके पास 3x प्लस 5y प्लस में 7 पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन भी ये हो जाए जैसे 6x प्लस में 10y प्लस में 14। अब सर ये कहां पर है, तो a1 अपॉन में a2 3 अपॉन 6, b1 अपॉन में b2 5 अपॉन 10, c1 अपॉन में c2 7 अपॉन 14। देखो ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2, बोलो आया नहीं आया, तीनों 1/2 1/2 1/2 आया। इसका मतलब तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो इसका मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीन इक्वल हो गए, तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आएगा। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का मतलब एक लाइन, जैसे ये लाइन है पहली लाइन, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जा रही है। अब एक चीज नोटिस किया, जहां पर एक बार कट रही है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन ये तो काटती भी जा रही है, यहाँ पर भी कट रही है, यहाँ पर भी पहली लाइन तो जा रही है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर जा रही है, काटती हुई तो जा रही है उसे, तो यहाँ पर भी, 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 तो खूब सारे सॉल्यूशन होंगे। तो हर लाइन, हर पॉइंट पर वो मिल रही है दोनों लाइनें, हर पॉइंट पर वो दोनों लाइनें मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। अच्छा जी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला फिर देखिए केस, केस थर्ड, लास्ट केस है आपका। ये तीनों केस आपको समझ में आनी चाहिए। a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट, सॉरी इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, तो आपका होगा नो सॉल्यूशन। सर नो सॉल्यूशन का मतलब, नो सॉल्यूशन का मतलब आपकी लाइनें होंगी पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का मतलब आपके पास ऐसी लाइन होंगी। पैरेलल लाइन का मतलब ऐसी लाइन है जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, और ये उन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस सेम हो, वो पैरेलल लाइन होती है। इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे तो ये पैरेलल लाइन होगी। अब ये बताइए, जब ये पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन का मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जब कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो वहां पर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और जब जैसे ही वो इंटरसेक्ट कर देती है तो सॉल्यूशन निकल जाता है। देखो इसका सॉल्यूशन निकल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक बार, लेकिन यहाँ पर खूब बार इंटरसेक्ट कर रही है तो यानी मैनी सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट करेंगी, जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो नहीं, कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। ये चीज नोट कीजिए। अब किसी के दिमाग में एक चीज आ गया, सर a1, ये तीनों कंडीशन करा दी, एक कंडीशन किसी के दिमाग में है सर a1 अपॉन में a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। सर ये चीज आपने नहीं करवाई, ये कंडीशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये चीज आपने नहीं करवाई। इसका क्या होगा, देखो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू c, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये कंडीशन दबा लो, इसको दबा लो तो मैं थोड़ी देर, ये किसके लिए प्रूव हो गई कि सर ये तो पहली वाली कंडीशन है। तो जब ये पहली वाली कंडीशन प्रूव होगी तो आप उनको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चाहे इक्वल हो या ना हो, आगे चाहे इक्वल हो या ना हो, सपोज ये वाली कंडीशन हो जाए, ये वाली कंडीशन हो जाए कि सर ऐसी कंडीशन भी नहीं कभी करवाई आपको, तो ये दोनों यहीं पर पहली कंडीशन प्रूव हो गई तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तब भी ये कौन सी आएगा, इसमें ही आएगा। अगर यहाँ पर नॉट इक्वल आ जाए तब भी ये किस में आएगा, इसमें ही आएगा। तो ये दो कंडीशन किसी के दिमाग में आ जाए तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया। नोट कीजिए। आज अपन ने थर्ड थर्ड चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर लिया है। कल 3.1 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।